हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज जो सीरीज़ है वो सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, राइज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द स्फीयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लीडिंग टू ग्रेटर ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्यूचर ऑफ। सूचना और प्रसार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का बढ़ना जिससे अधिक वैश्वीकरण हो रहा है। वैश्वीकरण जिस कारण से बढ़ रहा है वो क्या है? अग्रेरियन सोसाइटी, कृषि समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज, रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज। आंसर इसका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज जो कि आज का समाज है, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद में आया। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें क्या है कि उत्पादन का बहुत ज़्यादा बढ़ावा है। उत्पादन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि मशीनों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता। और जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें सूचना और ज्ञान का ज़्यादा बढ़ावा होने के कारण बाज़ारों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी उभर के आ रही है, वो भी परिवर्तित होगी ऑनलाइन के माध्यम से। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज़ हो रहा है, अभी जैसे जो ट्रेडिंग होती है, जो व्यापार होता है, उनका भी रूप बदलने लगा है। शिक्षा का रूप बदल रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, तो जिस कारण से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। इससे इस जो टर्म है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेनियल बेल ने ये पुस्तक लिखी है अपनी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये डेनियल बेल ने लिखी है। इसके अलावा डेनियल बेल को कभी बोला जाता है कि इन्होंने 1973 में 74 में ये बुक लिखी है। इसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है उसका ज़्यादा जो ये वर्ड है जो लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा एलन टूरेन जी हैं। एलन टूरेन ने 1969 में भी उन्होंने भी पोस्ट इंडस्ट्रियल के बारे में लिखा है, उन्होंने भी काम किया है। एलन टूरेन तो कुछ मानते हैं कि तुरन जो हैं उन्होंने दिया सबसे पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का वर्ड, और कुछ मानते हैं कि जो डेनियल बेल हैं उन्होंने दिया। इनकी डेनियल बेल की पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें इन्होंने इस वर्ड को डिस्क्राइब किया है, इसको ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। और एलन टूरेन ने भी पोस्ट इंडस्ट्रियल पे काम किया है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? जिसमें सूचना ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे प्रौद्योगिकी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे ही ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है इंसेस्ट टैबू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंसेस्ट टैबू क्या है? अनाचार जो वर्जित है वो क्या, उसका उदाहरण क्या है? फोकबेज है, मूरेज, वैल्यूज़, कस्टम्स। फोकबेज जो है वो लोकबेज, मूरेज मोड्स, वैल्यूज़ मान जो हमारे मूल्य होते हैं, और कस्टम जो प्रथाएं होती हैं। फोकबेज में जो हमारी जनरीतियाँ, इसको जनरीति कहते हैं। फोकबेज जब हम जब किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, जो हमारी नॉर्मल सी जो आदतें हैं, जो अच्छी अच्छी हमारी आदतें होती हैं, 2 हाथ जोड़ के विश करना, ऐसी जो है वो फोकबेज होती हैं। वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारा करैक्टर दिखाती हैं, जो हम हैं उसको बताती हैं। वैल्यूज़ जो हमारे मानदंड होते हैं, जो पर्टिकुलर व्यक्ति के जो मानदंड, वो जो उसमें ऐसे एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर होता है वो होता है। कस्टम होता है एक जो जिसको पूरा समूह उसी प्रथा को करता है, उसी प्रैक्टिस को करता है, वो प्रथा बन जाती है।
और मूरेज वो होता है जिसमें समूह की जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है। तो जब जन कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो ऐसे कार्य जैसे अपनी जाति में बन के रहना, अपने धर्म में बन के रहना, तो जैसे जाति वही विवाह नहीं करना, अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना, तो ये क्या है, इंसेस्ट टैबू। जब वो अपने समूह कल्याण के लिए जुड़ जाता है तो उसको, ये उदाहरण मोरेज जो है वो इंसेस्ट टैबू का उदाहरण है। बही विवाह, जैसे बही विवाह है वो इसका उदाहरण है कि बही विवाह नहीं किया जा सकता, दूसरी जाति में नहीं करना, तो इंसेस्ट टैबू क्या है कि वर्जित है, उसको बही विवाह जो है वो वर्जित है। तो ये मानदंड और नियम होते हैं, मोरेज मानदंड और नियम होते हैं, नियंत्रित करते हैं समूह के व्यवहार को। The traditional African lineage political system, where authority is exercised at the level of the clan or lineage segment, is called। पारंपरिक जो अफ्रीकी वंश है राजनीतिक प्रणाली, यहाँ कबीले और वंश खंड के स्तर पे अधिकार का प्रयोग जो किया जाता है। अफ्रीकन किनशिप, अफ्रीकन एब्सोल्यूटिज्म एंड सेल्फलेस सिस्टम और सेफलेस सिस्टम, सेफलेस सिस्टम। जो सेफलेस सिस्टम है ये, इसका आंसर है सी, एन सेफलेस सिस्टम। इसमें होता है कि कोई भी राजनीतिक आधार पे कोई भी सत्ता का अधिकारी नहीं होता, कोई भी मुखिया नहीं होता, इसमें मुखिया नहीं होता है, राजनीतिक तौर पे मुखिया जो है वो नहीं होता। और सेफलेस में है कि मुखिया होता है, जैसे कि राजा, राजनीतिक आधार पे पॉलिटिकल जो मुखिया होता है उस। और असेफलेस को कहता है कि बिना सिर के धड़, तो मतलब जो वंश है, जो वहाँ पे कबीला है, उस कबीले में कोई भी राजनीतिक, कोई भी पॉलिटिकल मुखिया नहीं होता। अफ्रीकन की जो अफ्रीकी वंश है, वहाँ पे जो कबीला है वहाँ पे कोई मुखिया नहीं होता है, और सेफलेस जिसमें मुखिया होता है। रिकंस्टिट्यूट फैमिली इज आल्सो नोन एज, पुनर्गठित परिवार को किस रूप में जानते हैं? ब्लेंडेड फैमिली, बाइन्यूक्लियर फैमिली, स्टेम फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली जो कि मिश्रित परिवार, द्वीप न्यूक्लियर फैमिली, स्टेम परिवार, विस्तारित परिवार। जो इसका आंसर है मिश्रित परिवार, ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली, और ये इसको स्टेप फैमिली भी कहते हैं, स्टेप फैमिली। ये ऐसी फैमिली होती है कि जिसमें जो पति पत्नी है, पति पत्नी का जब तलाक हो गया, मान लो इस पति का तलाक हो गया, इसके जो बच्चे हैं वो भी इसके साथ रहेंगे, बच्चे इसके साथ रहते हैं। अब ये शादी कर लेता कहीं और, अब वो पत्नी भी इसके साथ रह रही है, इनके जो बच्चे हैं वो भी इसके साथ रहे हैं। ऐसी जो फैमिली है इसको ब्लेंडेड फैमिली, स्टेप फैमिली। ऐसे ही लेडीज़ का वो कहीं और शादी कर लेती है, या फिर उस बच्चे जो हैं वो इसके साथ रहते हैं, फिर आगे जिससे शादी कर लेती है उससे भी जो बच्चे होते हैं वो भी इनके साथ रहते हैं। तो ये फैमिली क्या है? ब्लेंडेड फैमिली, स्टेप फैमिली। स्टेम फैमिली कोई नहीं है। जो एक्सटेंडेड फैमिली है ये जॉइंट फैमिली का ही एक विस्तारित रूप है, एक बड़ा हुआ रूप, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे जो हैं वो सभी उसी में रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, विस्तारित परिवार। तो जो ब्लेंडेड फैमिली है, मिश्रित परिवार है, ऐसा परिवार है जिसमें जो पीछे का परिवार है वो भी, और नया जो परिवार बना वो साथ में रहते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? AC मेयर, लुइस डुमंट, एल डुबे, FG वेली। आंसर इसका AC मेयर। AC मेयर ने जब नातेदारी का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने वंश दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, वंश दृष्टिकोण को अपनाया है जब उन्होंने अध्ययन किया है। इसमें मातृवंश, जैसे मातृवंश और पितृवंश की व्याख्या की है।
आंसर इसका AC मेयर है। अंकल एंड आंट आर इंडिकेटिव ऑफ, चाचा और चाची के संकेत क्या हैं? क्लासिफिकेशन किनशिप टर्म्स, डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म्स, रेफरेंस किनशिप, अफिनल किनशिप। जो वर्गीकरण रिश्तेदारी शब्द है, बी है वर्णात्मक रिश्तेदारी शर्तें, सी संदर्भ रिश्तेदारी, डी अफिनल रिश्तेदारी। ये जो क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्टिव है, इसका आंसर पहले क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्टिव जो किनशिप टर्म है ये दी है मॉर्गन ने। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नातेदारी शब्द से, नातेदारी जो इसकी शब्दावली टर्म दी है, शब्दावली टर्म पे अध्ययन किया है। इन्होंने इराकविस जनजाति का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें जो उनको इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वर्ग के आधार पे भी नातेदारी पाई जाती है। क्लासिफिकेशन जो किनशिप है इसमें ऐसे नातेदारी होती है जिसमें कि संबंध के आधार पे सभी को एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे जो चाचा के लड़के, ताया के लड़के बच्चे जो हैं, मामा के, मासी के जो उनके बच्चे हैं, उन सबको हम कज़न कह के बुलाते हैं, एक ही वर्ग में रख देते हैं। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन किनशिप टर्म है। और जो डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म है उसमें जो वर्णात्मक रिश्तेदारी है उसमें जैसे माँ, पर्टिकुलर किसी के लिए विशिष्ट शब्द का यूज़ होता है, माँ, पिता, जैसे बेटा। तो ये पर्टिकुलर एक विशिष्ट शब्द है, उनको दर्शाता है कि वो उनका उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये विशिष्ट शब्द होते हैं जो रिश्तेदारी होती है। और जो क्लासिफिकेशन किनशिप है वो कि एक ही वर्ग में आते हैं। चाचा, चाची ये सारे एक ही वर्ग में आते हैं। चाची, मौसी एक जैसे वर्ग में आते हैं। जैसे असम की सोमनागा में आजा बुलाया जाता है। आजा किसको बुलाया जाता है? आजा शब्द करके पुकारा जाता है। तो ये बुलाया जाता है माँ को, मासी को, चाची, ताई को। यहाँ ये एक वर्गात्मक प्रणाली का उदाहरण है, वर्गात्मक जो किनशिप है। तो आजा शब्द सभी के लिए यूज़ हो गया, उनके लिए, जैसे माँ को लिए यूज़ हो गया, मौसी के लिए यूज़ हो गया, और जो चाची ताई है उसके लिए। और अप्पू शब्द का भी यूज़ किया जाता है। अप्पू शब्द किसके लिए बोला जाता है? पिता के लिए, पिता का जो भाई है उसके लिए, और मौसा के लिए अप्पू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है बुआ और सास के लिए। अम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है बुआ और सास के लिए। तो ये जो ऐसे टर्म हैं, ये नातेदारी से संबंधित टर्म है, ये आती है क्लासिफिकेशन किनशिप में। मॉर्गन ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। नातेदारी जो शब्दावली है उसको दो भागों में बांटा है। एक है क्लासिफिकेशन, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेशन वो है जिनको संबंध के आधार पे एक ही वर्ग में रखा जाता है। जैसे अभी बताया, आजा माँ के लिए, मासी के लिए, चाची ताई के लिए, सभी के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया, आजा। तो जो डिस्क्रिप्टिव है वो स्पेशल आएगा। जैसे उत्तर भारत में माँ तो जो विशिष्ट नाम है, माँ, पिता, ये विशिष्ट नाम है। जिसको माँ बोला है वही माँ है, और किसी को माँ नहीं बोला जाएगा। बाकी मासी, चाची ताई वो अलग रिश्ता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, तो ये मॉर्गन ने दी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट करें। हु हैज़ नॉट वर्कड ऑन द इंडियन फैमिली? KM कपाड़िया, IP देसाई, MN श्रीनिवास, अनिल भट्ट। किसने भारतीय परिवार प्रणाली पे काम नहीं किया है? जिसने काम नहीं किया है उसके बारे में बताना है। आप इसका आंसर कमेंट में करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।